मुंशी प्रेमचंद ने कुल 56 बरस की उम्र पाई। माली एतबार से एक आजमाइश भरी जिंदगी गुजारी, सेहत की खराबी का दुख झेला, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने इनकलाबी तसव्वुरात, गांधीवाद से अपनी जहनी हमाहंगी, हिंदुस्तानी समाज की फरसूदा रस्मों से अपनी बगावत और अपनी दर्दमंदी, इंसान दोस्ती और रवादारी के बायस मुंशी प्रेमचंद ने एक सीधी सच्ची सरवतमंद जहनी जिंदगी गुजारी। उन्हें हमेशा यह एहसास रहा कि हिंदुस्तान दरअसल देहात में बसता है। उन्हें हिंदुस्तानी समाज में छोटे बड़े, ऊंच नीच की तकसीम और तबकाती कशमकश के एहसास ने भी परेशान रखा। अछूतों की हालत जार, औरतों की बेबसी, किसानों और मजदूरों की बदहाली पर भी वो जिंदगी भर कुढ़ते रहे। खुलूस और दूसरों के दुख बांटने की इसी रविश ने प्रेमचंद की तहरीरों को एक कौमी तमसील की हैसियत अता की। इतने इम्तिहानों से गुजरने के बावजूद प्रेमचंद ने एक मसरूफ और सरगर्म अदबी जिंदगी गुजारी। 300 से ज्यादा कहानियां, 1 दर्जन के करीब नॉवल, मज़ामीन, ड्रामे, कॉलम प्रेमचंद को एक बड़े कौमी मेमार के तौर पर सामने लाते हैं। उनकी जबान से उनका समाज बोलता है। प्रेमचंद की हैसियत अपने एतराफ की समाजी और मुआशरती और मादी जिंदगी की सच्चाइयों से पर्दा उठाती है। 20वीं सदी की अदबी रवायत यानी उर्दू की अदबी रवायत पर जब हम नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि उस सदी में शायरी और नस्र के हिसाब से 2 शख्सियतों ने आपस में एक समझौता कर लिया था, यानी एक बंटवारा हो गया था। शायरी जो है वो लिखी गई इकबाल के नाम। नस्र में सच्ची बात यह कि सबसे बड़ी शख्सियत जो उभरती है उस सदी की, वो शख्सियत है मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद पर इस वक्त हम बातें करेंगे और इस गुफ्तगू के लिए हमारे सामने जो मेहमान हैं दोनों, एक तो हिंदी के मशहूर कथाकार, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हिंदी के साबिक सदर शोबा अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब हैं, जिनका नावल झीनी झीनी मोरी बीनी चदरिया, इनकी दंत कथाएँ, इनकी कहानियाँ, इनके ड्रामे, जिन पर बहरहाल ये कि बहुत बहस होती रही, गुफ्तगू होती रही, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमचंद से एक रिश्ता और उनका ये भी है कि प्रेमचंद ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक तरीक़े से बनारस से किया था, लुमहीपुर से, और हमारे अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब ने ही बनारस में बहुत लंबा अरसा गुजारा है और बनारस को मौजू बना करके बनारस की ज़िंदगी के पस मंज़र में, पृष्ठभूमि में एक नावल जो लिखा है भीनी भीनी मोरी बीनी चदरिया। इसी तरह एक प्रोजेक्ट है प्रेमचंद को ट्रांसलेट करने का अंग्रेज़ी में, जो शुरू करवाया था प्रोफेसर अनीसुर रहमान ने, जो उस वक्त जब ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शोबे अंग्रेज़ी के सदर थे और इनकी निगरानी में ये काम हो रहा था। ज़ाहिर है काफ़ी आगे ये काम बढ़ चुका है। तो बिस्मिल्लाह साहब, हम आपसे बात करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद ज़ाहिर है कि इतना सादा आदमी जिसने कुल 56 बरस की उम्र पाई, लेकिन ही उस 56 बरस में उसने 1 दर्जन के करीब नावल लिखे, करीब 325 कहानियाँ लिखी, और सोचिए मज़ामीन लिखे, फिल्मों की कहानियाँ लिखी, सहाफ़त की उसने, एक्टिविस्ट रहा, सोशल एक्टिविस्ट, बाल विवाह के ख़िलाफ़, सती के ख़िलाफ़, कितनी चीज़ों के ख़िलाफ़ उसने अपनी आवाज़ उठाई। तो एक आदमी बीमार रहा बहुत दिनों तक, छोटी छोटी नौकरियां, जिसकी किताब ज़ब्त की गई, अंग्रेज़ों ने उसमें बगावत के आसार देख लिए थे, उस आदमी ने ये सारा काम किया है। इससे पहले कि हम उनका तज्ज़िया करें, एनालाइज़ करें उनको, एक मजमूई तस्वीर जो आपके जहन में बनती है, उर्दू हिंदी दोनों की रवायत के मुंशी प्रेमचंद जो है कहना चाहिए कि बहुत बड़े यानी बनाने वाले हैं, मेमार कहे जाते हैं। हिंदी की रवायत और उर्दू रवायत दोनों में जो चीज़ मुश्तरक उनको बनाती है वो आपके नज़दीक क्या है? प्रेमचंद के बारे में मुझसे एक बार एक सवाल पूछा था किसी ने कि जाहिर है कि हिंदी के जो विद्वान हैं, हिंदी के जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हिंदी के लेखक के रूप में प्रेमचंद को लेते हैं, उर्दू के लोग उर्दू के लेखक के रूप में। तो मुझसे एक बार सवाल पूछा गया कि साहब प्रेमचंद जैसा उर्दू में कौन ग्रेट नावल निगार है, कौन महान उपन्यासकार है? मैंने कहा प्रेमचंद। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा देखिए, उस पूरे वक्त में
इन दो ज़बानों में, हिंदी में भी और उर्दू में भी, प्रेमचंद से बड़ा कोई अदीब था ही नहीं। और न सिर्फ उस ज़माने में, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि उसके बाद भी कोई ऐसी शख्सियत मुझे नज़र नहीं आती जिसकी पहचान इस तौर पर बने कि साहब दो ज़बानों, चाहे वो दो ज़बान जो भी हों, कि दो ज़बानों के अदब में जिसका कि बराबर का कंट्रीब्यूशन और बराबर की इम्पोर्टेंस उसकी हो, है कि नहीं। ऐसा कोई भी नहीं है। हालांकि ऐसे दावे करने वाले बहुत हैं कि साहब हमने भी उर्दू में लिखना शुरू किया, बाद में हमने भी हिंदी में लिखा। दावे करने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रेमचंद तो अकेला है। और यह भी एक बहुत ही सोचने की चीज़ है कि क्या मतलब, जिसको हम लोग कहते हैं संयोग, क्या संयोग है कि उस समय हिंदुस्तान में प्रेमचंद, रूस में गोरकी और चीन में लूशुन, ये तीन बड़े अदीब एक ही समय में दुनिया के तीन बड़े मुल्कों में हैं, अपने अपने समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इधर एक और नई बात जो सामने आई है कि हंगरी में भी प्रेमचंद के ज़माने में ही एक लेखक हुआ है जिसका नाम मोरिस ज़िगमुंड है। और मैंने तो ये देखा कि थीम के लिहाज से, प्रॉब्लम्स के लिहाज से गोरकी और लूशुन प्रेमचंद के बराबर ठहरते हैं, मगर हंगरी का जो लेखक है मोरिस ज़िगमुंड, वो तो बिल्कुल हंगरी का प्रेमचंद लगता है। तो अब एक इतना बड़ा लेखक कैसे, देखिए हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं तो कैसे कि एक कोई अदीब कैसे स्टेट लेवल पर मशहूर होता है, फिर वो नेशनल लेवल पर मशहूर होता है, और फिर कैसे वो इंटरनेशनल हो जाता है। और आपने ये जो दो नाम लिए, इकबाल और प्रेमचंद, ये दोनों जो इंटरनेशनल फेम के लोग हैं, ये सिर्फ इनका दर्जा नेशनल तक नहीं है। तो जाहिर है कि उसकी सबसे बड़ी जो वजह मुझे प्रेमचंद के सिलसिले में लगती है कि प्रेमचंद ने हिंदी में, उर्दू में, जिस दोनों ज़बानों में जिस तरह से लिखा, वो लिखना उनका शौक़ नहीं था, लिखना उनके लिए फैशन नहीं था, लिखना उनके लिए लोगों का दिल बहलाना नहीं था, लोगों का मनोरंजन करना नहीं था। उनका लिखने का मतलब था समाज को बदलना, देश को बदलना, जिंदगी को बदलना। और एक मिशन के तौर पर उन्होंने, मिशनरी जो स्पिरिट होती है, उस तौर पर लिखने वाला वो अकेला लेखक प्रेमचंद। एक बात अनीस, मुझे बार बार ख्याल आता है, आपने अपने हेडशिप के ज़माने में पहले एक सेमिनार भी किया था ट्रांसलेशन पर, और प्रेमचंद का जो ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट है जिसमें उनकी चीज़ें अंग्रेज़ी में की जा रही हैं, मैं ट्रांसलेशन को बहुत बड़ी ज़रूरत समझता हूँ आज की दुनिया की, क्यों अगर ट्रांसलेशन न होता तो मैंने दुनिया की बहुत सी चीज़ें न पढ़ी होती। इसलिए दो ज़बानें जानना दो आदमी होने के बराबर होता है। तो प्रेमचंद को जब आप ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेज़ी में, और ज़ाहिर है कि एक ऐसा शख्स जिसकी कहानियाँ अपनी हिस्सियत यानी सेंसिबिलिटी के लिहाज से, अपने तजर्बे यानी एक्सपीरियंस के लिहाज से, अपने मजमूई शऊर यानी परसेप्शन के लिहाज से अपनी ज़मीन में इतनी गहरी जड़ें हैं, रूटेड है, उसको आप अंग्रेज़ी में जब मुंतकिल करते हैं तो कितना प्रेमचंद बच रहता है उस वक्त। बहुत दिलचस्प सवाल है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सवाल सिर्फ प्रेमचंद के ताल्लुक़ से नहीं इसका जवाब दिया जा सकता। हर तर्जुमा, जब हम किसी भी मजमूए को ले लीजिए, किसी भी कलाम को ले लीजिए या किसी अफसाने को ले लीजिए, तो उसकी जड़ें तो हमेशा उसी ज़बान या उसी कल्चर में व्यवस्थित होती हैं। तो जाहिर है कि एक निगोसिएशन होता है। ट्रांसलेशन एक तरह का निगोसिएशन है, जो सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, इन दोनों के बीच। अब ये हम पे मुनहसर करता है और आप पे कि हम किस तरह उसको लेते हैं। जब ये काम हम लोग कर रहे थे तो मुख्तलिफ़ लोगों से ये तर्जुमे हमने कराए, और जब उसको एडिट करने बैठे तो बड़े दिलचस्प तजुर्बे सामने आए। कुछ लोगों ने वही रिदम ज़िंदगी का फॉलो करना चाहा जो अंग्रेज़ी में रिफ़्लेक्ट हो सके, जैसा कि प्रेमचंद ने सोचा होगा, और कुछ लोगों ने उसको बिल्कुल मॉडर्न इंग्लिश में लिखा।
अब हमारा काम ये था कि एक ऐसा बैलेंस तैयार करें जिसमें उसकी हिंदुस्तानियत हर हाल में कायम रहे और ज़बान की नुदरत भी उसमें शामिल हो। तो यही एक स्ट्राइक किया हमने बैलेंस, जिसके ज़रिए शायद हम इस काम को करने में। लेकिन प्रेमचंद उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है जो हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए कि 75 साल के आसपास हो गए उनको, उनके इंतकाल को। आज भी हम पढ़ रहे हैं 36 में। तो अब आप देखिए असरी मानवियत उस आदमी की क्या है और क्यों हम उस पर गुफ्तगू आज कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। उसकी बड़ी सारी वजूहात हैं, इसलिए कि प्रेमचंद का कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस जिस कॉन्टेक्स्ट में वो थे। और बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जब हम गुफ्तगू करते हैं कि तो ये कहते हैं कि तकरीबन 300 कहानियाँ उन्होंने लिखी। ना आज तक किसी उर्दू नाक़िद ने, ना आज तक किसी हिंदी नाक़िद ने ये सही बताया कि दरअसल प्रेमचंद ने कितनी कहानियाँ लिखी। किसी ने ये नहीं बताया, लेकिन लोगों ने शुमार किया है लेकिन 25-26 हाँ, लेकिन कहीं पे लिखा है 300। बहुत मुझे हैरत हुई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक प्रेमचंद ओमनिबस निकाला, उसके एक सफ़े पे लिखा है कि उन्होंने कोई 325 कहानियाँ लिखी। दूसरे सफ़े पे लिखा है 10 सफ़े के बाद कि वो 325 कहानियाँ लिखी। एक ही किताब है और पब्लिशर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। मतलब मेरे ये कहने का है कि प्रेमचंद के साथ इंसाफ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, न उनके ज़माने में हुआ न उनके बाद हुआ। हमारी ज़िम्मेदारी है प्रेमचंद के साथ इंसाफ करना। और ये भी नहीं मालूम कि सही तौर पे, और शायद कोई नहीं मालूम कर सकता कि प्रेमचंद ने आखिर किस ज़बान में लिखा था। मेरी अपनी थीसिस ये है कि प्रेमचंद की हिस्सियत बुनियादी तौर पे उर्दू की हिस्सियत है। उनकी फ़िक्र उर्दू की थी, वो ज़बान उर्दू इस्तेमाल करते थे। और बिस्मिल्लाह साहब मुझसे बेहतर बताएंगे और जानते हैं कि उन्होंने सारी कहानियाँ, बेशतर कहानियाँ, तादाद तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन प्रेमचंद ने उर्दू में लिखी थी। देखिए हिंदी में मुंतकिल हुई हैं कहानियाँ। ऐसा है कि जो पहला मजमुआ प्रेमचंद का छपा और जिस पर उन पर सेडिशन का एक तरीके से इल्ज़ाम आयद किया, सोज़े वतन, यानी फ़ारसी में इजाफ़त के साथ उसका टाइटल है, उसका उन्वान है। और ये 1907 5 6 7 यही ज़माना है जब उनकी पहली कहानी एक मशहूर हुई थी ना कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो ग़ुलाम हिंदुस्तान में एक शख्स ने पहली बार आज़ादी की बातें की। ग़ुलाम हिंदुस्तान में वो शख्स आज़ादी का आलम बुलंद कर रहा था और ये कह रहा था कि दुनिया का सबसे कीमती मोती वो होता है जो किसी शहीद के क़तरे खून से को जमा दिया जाए, गोया कि वो सबसे कीमती रत्न है। और शहज़ादी ज़ाहिर को उसी को सबसे ज़्यादा, जो शादी स्वयंवर जिसका हो रहा है, वो उसी को पसंद करती है। तो मुंशी प्रेमचंद ने वहाँ से शुरू किया अपना सफ़र। और ज़ाहिर है कि एक ज़माने तक आपको मालूम है जामिया मिल्लिया से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा, यहाँ आया करते थे। अपनी आखिरी कहानी कफ़न उन्होंने जामिया मिल्लिया में लिखी थी। इसके अलावा जो ना बाद में प्रेमचंद ने दोनों ज़बानों में, ये उनका ख्याल था कि भाई हिंदी एक आम लोग समझते हैं और उनकी ज़बान है, तो कुछ कहानियाँ लिखी होंगी। अब ज़ाहिर है कि तो एक रिसर्च का मौजू का वो एक बिल्कुल अलग मसला है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं, इस वक्त हम किसी बहस में नहीं उलझना चाहते कि उसमें वो उर्दू के भी, हिंदी के भी, और मान लीजिए कोई और ज़बान वाला अगर उनको अपना कहे तो हमारे लिए खुशी की बात है, उसमें हमको वो कोई वो नहीं करना। लेकिन ये जानना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह साहब, मुझे याद है कि जब मैं प्रेमचंद की किताब का इंतखाब कर रहा था, मैंने आपसे बहुत मशवरा किया था और बहुत, वो किताब यहाँ भी छपी, पाकिस्तान में भी छपी। तो प्रेमचंद की 325 कहानियों का कुल्लियात जो यहाँ से शाया हुआ है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू से, वो मेरे सामने था। और उसमें ढूंढ के हमने तो खैर उसमें से 10 कहानियाँ ली थी। यानी हमने बड़े घर की बेटी से शुरू किया और कफन तक हम पहुँचे थे। आप ये बताइए कि प्रेमचंद के यहाँ कहानियों के जो मौज़ूआत हैं, जो डाइवर्सिटी उनके यहाँ मिलती है एक तरीक़े की, यानी औरतों के मसाइल, अछूतों के मसाइल, मज़दूरों के और किसानों के मसाइल, गलत तबक़ाती तक़सीम के मसाइल, और इसी के साथ साथ ग़ुलामी और आज़ादी। और ये क्या खूबसूरत फ़िल्म बनाई है सत्यजीत रे ने, सदगती निजात पर जो उनकी फ़िल्म बनी है, आप देखें तो प्रेमचंद के यहाँ जो पूरा वो ड्रामा दिखाई देता है उनके पूरे कॉर्पस में, जो कहना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी भरी हुई थी। यानी हमारी ज़िंदगी में जो, उस पर कुछ आप रोशनी डालिए। जो उनके यहाँ फैलाव मिलता है ज़िंदगी का, वो सिर्फ गांव के अदीब नहीं है। प्रेमचंद जो है वो लिखना उनके लिए एक मिशन था, और वो सोशल मिशन भी था और नेशनल मिशन भी था। और प्रेमचंद की सबसे बड़ी फ़िक्र मुझे ये लगती थी कि वो सोचते थे कि कोई चीज़ छूट ना जाए मुझसे, चाहे वो समाज में फैली हुई बुराई है, समाज का दुख दर्द है, या लोगों के आपसी जो तफरकात हैं, जो वर्ग विभाजन है, वर्ण विभाजन है इस देश का,
जो जातिवाद है ना, और जो गुलामी का दंश हम भोग रहे हैं, इनमें से कुछ भी वो छोड़ना नहीं चाहते। बड़ी मानीखेज कहानी मंदिर मस्जिद कहानी, मतलब ये कि एक तरह का कम्युनल अप्रोच जो है अप्रोच है, उसके खिलाफ जो है बहुत ज़बरदस्त कहानी है वो। और पूरी तरह से प्रेमचंद को, जैसे मैंने एक बार कहा था कि प्रेमचंद बहुत ही अलर्ट राइटर है ना। धीरे धीरे जब प्रेमचंद ने ये देखा कि ये समाज जो हमारा जो है ये दो ज़बानों में बढ़ता जा रहा है, पहले नहीं था ऐसा, अचानक ये महसूस किया प्रेमचंद ने कि ये दो ज़बानों में बढ़ता चला जा रहा है, हैं? ये किसी पॉलिटिक्स के तहत ऐसा हुआ, तो उनको लगा कि फिर दोनों ज़बानों में जाना चाहिए। और फिर उन्होंने दोनों ज़बानों और दोनों ज़बानों को बोलने वाले जो समाज के जो दो वर्ग बन रहे थे, उनकी मेंटलिटी, उनकी मानसिकता को समझते हुए प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में तरह तरह के बदलाव किए हैं। और मैं बता दूं कि इसीलिए प्रेमचंद को मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी की तरफ से देखना और उर्दू की तरफ से देखना, ये इसका मतलब हुआ प्रेमचंद को एक आंख से देखना। जी नहीं, प्रेमचंद को दोनों आंखों से देखने की ज़रूरत है। और इसकी मैं बहुत एक बड़ी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। उनकी बहुत ही मशहूर कहानी है पूस की रात। बड़ी क्या मार्के की कहानी, मार्के की कहानी है पूस की रात। अच्छा, ये अजीब मैं देखता हूँ कि जो सिलेबस में बच्चों को जो कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं प्रेमचंद की, वो अक्सर वो कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं जो हिंदी में हैं। वो उर्दू में किस तरह से हैं वो कहानियों पर नज़र ही नहीं जाता। और मुझे तो लगता है कि उर्दू, शोबे उर्दू वगैरह में भी जो कहानियाँ रखी गई हैं ज़्यादातर वो हिंदी से रखी गई हैं। इसकी मिसाल है पूस की रात। पूस की रात कहानी पर एक इल्ज़ाम लगा कि साहब ये पलायनवादी कहानी है, क्योंकि जो उसका कहानी का जो अंत होता है, ख़ात्मा होता है, उसमें होता है खेत चढ़ गए हैं जानवर रात में, तो वो जो हल्कू है जिसका खेत है वो कहता है चलो अच्छा हुआ, अब जाड़े की रात में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा और अपने कुत्ते को। हाँ, अब इसका मतलब कि एक किसान कैसे कह सकता है, उसका खेत उजड़ गया और वो ये कैसे कह सकता है कि चलो अच्छा हुआ, अब जाड़े की रात में यहाँ हमको रहना तो नहीं पड़ेगा। नहीं, जाड़े का मुकाबला किस तरह मुकाबला अच्छा किया जिस तरह से उसका है जिक्र, और ये यहाँ से एंड है कहानी का। इसका मतलब कि लगा कि ये प्रेमचंद तो किसान की जो भावना है उसको समझ नहीं रहे हैं। एक किसान कैसे ये सोच सकता है? मुझे लगता है जैसा कि मैंने कहा प्रेमचंद बहुत अलर्ट थे। इस कहानी को बढ़ाया उन्होंने उर्दू में। इसी कहानी का उर्दू वर्जन जब प्रेमचंद ने तैयार किया तो इस अंत के बाद उन्होंने तकरीबन 19 लाइनें और जोड़ी, जिसमें वो हल्कू खेत उजड़ गया है, वहाँ से आता है घर पर आता है, और जो उसकी पत्नी है मुन्नी, दोनों में डायलॉग होता है। वो कुछ रात के बारे में पूछती है, ये खेत उजड़ने का जिक्र नहीं करता। ये कभी कहता है रात में बहुत ठंड थी, कभी कहता है कि जबरा जो है मुझसे सट कर सोया हुआ था। कुत्ते की बात कर रहा है, जाड़े की बात कर रहा है, तमाम तरह की बातें कर रहा है। खेती उजड़ चुकी है, ये पत्नी को मालूम है खेती उजड़ चुकी है, और जब वो कहती है कि ऐसा ऐसा हो गया तो वो झल्लाता है। तो जब झल्लाता है तो ये भी झल्लाती है और कहती है तो फिर छोड़ दो खेती बाड़ी। तो हल्कू कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं खेती का काम ना बिगाड़ूंगा। इसके अलावा अभी देखिए अनीस साहब, यही मैं सोच रहा था कि ये जो पूरी सेंसिबिलिटी है प्रेमचंद की, उसमें एक ख़ास तरह की इंडियननेस मिलती है। एक मैलान मराठी से शुरू हुआ था और फिर हिंदी में, उर्दू में, सब में आया नेटिविज़म का, यानी एक देसीपन। और मकरंद परांजपे ने एक किताब ही जो मुरतब की है, अंग्रेज़ी में है वो किताब, और ज़ाहिर है कि वो चला सिलसिला। तो एक नेटिविज़म का जो पूरा मैलान है, ये कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि लिखने वाले को महदूद करता है, और उसका जो एक बैनुल अक़वामी या एक जो वसत फैलाव होना, यूनिवर्सलिज्म होना चाहिए, उसके उलट के तौर पर देखते हैं। लेकिन मसला ये भी पैदा होता है कि मिसाल के तौर पर टॉल्स्टॉय को आप देखिए। टॉल्स्टॉय जितने कट्टर रूसी हैं उतने ही बड़े यूनिवर्सल, एक कहना चाहिए, एक अपील रखने वाले अदीब के तौर पर हमारे सामने आते हैं।
इसी तरीके से और ज़बानों में आपको लोग मिलेंगे कि जो कहना, जैसे ओरहान पामुक हमारे ज़माने में है कि जो कहना चाहिए कि साहब तुर्की के कल्चर से गैर मामूली मोहब्बत करने वाला हिंदुस्तान बराबर आता रहता है। वो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े अदीबों में उसका शुमार आता है। अभी मैंने एक तकरीर में ये सुना कि इस वक्त दुनिया में 100 जो सबसे ज़्यादा बाअसर आवाज़ें हैं उनमें एक आवाज़ ओरहान पामुक की है। तो वो अपने तुर्की से एसोसिएशन या लगाव के बावजूद दुनिया भर को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है उसको। मैं तो खैर बहुत बड़ा शायदाई हूँ उसका। तो मुंशी प्रेमचंद के यहाँ भी जो उनका नेटिविज्म है, ये कभी आपके ख्याल में हारिज होता है उनकी अजमत में, उनकी बड़ाई में, या ये कि उनको सहारा देता है? मेरे ख्याल में नेटिविज्म को समझने की ज़रूरत है। नेटिविज्म बहुत मिस इंटरप्रेटेड एक तस्वुर है। जिस तरह से नेटिविज्म को पिछले 3 दहाइयों में ख़ास तौर पे समझा गया, वो कल्चरल नेशनलिज्म की तरफ उसका झुकाव और उसका रुझान था। प्रेमचंद हरगिज़ उस ज़ुमरे में नहीं आते हैं। नेटिविज़्म जिस माने में इधर इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है बहुत महदूद तरीके से, और वो एक पॉलिटिकल एंगल से इस्तेमाल हुआ है। और जिन किताब का और जिन मबाहिस का जिक्र आपने किया वो एक प्योरली पॉलिटिकल मूवमेंट था। उसमें ख़राबी पैदा हुई। वो कल्चरल नेशनलिज्म की तरफ और एक ख़ास सियासी झुकाव और एक मैलान था जिसकी तरफ। लेकिन प्रेमचंद उस नेटिविस्ट की तरह, उस नेटिविज़्म के पैरों नहीं है, बल्कि वो एक नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव उनके यहाँ है। और वो तारीख़ के पस मंज़र में उनको अगर आप देखेंगे तो वो लोकल से यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं। और जो सबसे रिमार्केबल चीज़ है प्रेमचंद के यहाँ कि उनका जो सफ़र है वो बहुत सूरत से तय होता है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी। wuthering हाइट्स एक ही नावल है जिसको लिखा था एमिली ब्रॉन्टे ने, लेकिन ये एक दर्जन कहानी जो उन्होंने लिखा, और वो मेरे ख़्याल में उनको ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। और उनके यहाँ जो मूवमेंट है, ग्राफ जो उनका है, जो बयानिया उनका जो डेवलप होता है, अब देख लीजिए क्रिकेट मैच आखिरी कहानी है, वहाँ तक आते आते मोटर की छींटें फॉर एग्ज़ाम्पल, ईदगाह, बिल्कुल वो नए नए मेटाफर्स तख्लीक करते हैं। उसके बाद उनके यहाँ बिल्कुल पूरा मंजरनामा बदल जाता है, पूरा मतब नज़र बदल जाता है उनका। अच्छा, उन्होंने ज़ाहिर है कि हमारे सबसे बड़े नावलिस्ट भी हैं प्रेमचंद, और गोदान जैसा नावल जिस पर फिल्में ही बनी और दुनिया में कितने उसके तर्जुमे हुए, ये सब शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, एक ड्रामा भी उनसे वाबस्ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि प्रेमचंद जो थे सिर्फ खालिस अदीब नहीं थे, उन्होंने महाजनी तहजीब, सब इस तरह के मसाइल पर, बहुत से हिंदुस्तान के आज़ादी के मसले पर बहुत से मज़ामी, गांधी जी से जिस तरह से उन्होंने असर कबूल किया था मुंशी प्रेमचंद ने, तो मुंशी प्रेमचंद का जो पूरा एक कहना चाहिए कि एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर जो रोल है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो आज की कहानी लिखी जा रही है हिंदी में, और जो सिनेरियो आपके सामने है, उसमें अपने थॉट कंटेंट के लिहाज से प्रेमचंद कितने हमारे लिए बामानी है आज? देखिए, ऐसा है कि प्रेमचंद, जैसा कि आपने कहा कि खालिस वो अदीब नहीं थे। प्रेमचंद कोई के बारे में पता नहीं क्यों लोग ये बात नहीं कहते, और क्यों नहीं कहते कि प्रेमचंद लेखक भी थे और पत्रकार भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने पत्रिकाएं निकाली, काम किया पत्रिकाओं में, और उन पत्रिकाओं के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से उन्होंने कहानी उपन्यास से अलग हटकर अपने पूरे विचार को, है ना, और इस समाज को और इस मुल्क को जगाने के लिए हंस का जो रोल रहा है। इसके अलावा जो ज़माना में वो लिखते थे, है ना, कॉलम राइटर थे। मुंशी दयानंद निगम तो उनके दोस्त भी थे, उनके दोस्त थे। जागरण में ज़माना उसके एडिटर लिखते थे, है कि नहीं। और उनके इंतकाल के बाद ज़माना ने तो बहुत स्पेशल नंबर निकाला था उनका था। अच्छा, प्रेमचंद, देखिए कि आज प्रेमचंद पर बड़ी बहसें हो रही हैं कि प्रेमचंद की आइडियोलॉजी क्या थी। अरे भाई जी, कि आइडियोलॉजी देखिए, प्रेमचंद किसी की भी एक जैसी नहीं रहती। प्रेमचंद की भी आइडियोलॉजी बदलती रही, है ना। शुरू में वो आर्य समाज के असर में थे, बाद में वो गांधी जी के असर में आ गए। उसके बाद जब 1917 में रूसी क्रांति हुई तो वो जो समाजवाद का वो आया, उसमें भी आ गए। वो बोल्शिविकों का चर्चा करते हैं अपने उपन्यास में जो है। तो प्रेमचंद जो है वो विचारों को बोलने वाले, जिसको कहते हैं ना बड़बोलापन, वो नहीं है। लेखक अपने विचार को बोल कर बताए तो उसका जो रचना है वो दब जाती है, उसका जो विचार है वो ऊपर आ जाता है। प्रेमचंद ने ये नहीं किया, उनके जो विचार है वो पैवस्त थे। एक शख्स जो अपने ज़माने का बहुत बड़ा आदर्शवादी था, ख्वाब देखने वाला, वो उतना ही बड़ा यथार्थवादी बन जाता है, सच को देखने वाला। ऐसा सच जो बहुत कड़वा है,
तो ये तो वाकई प्रेमचंद की लिगेसी या प्रेमचंद की विरासत जो हम तक पहुंची है, और मेरा ख्याल है कि यही बात जो है हमारे लिए उनको आज भी एक तरह का मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला हमारे लिए बनाती है। बहरहाल बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया।